दोस्तों, आपको याद होगा कि जब इसराइल ने हमास को पूरी तरह से ख़त्म करने के इरादे से गाज़ा का ग्राउंड इन्वेंशन शुरू किया था, मतलब कि ज़मीनी तौर पर गाज़ा में दाखिल होना शुरू किया था, तो शुरुआती दिनों में ही दुनिया भर में सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह की खबरें वायरल हुई थी, जिसमें बताया जा रहा था कि हमास के जो लड़ाके हैं, हमास के जो फाइटर्स हैं, वो तो इजराइल के फौजियों को नज़र ही नहीं आते हैं, उनकी आंखों के सामने कभी दिखते ही नहीं हैं। तो दोस्तों, शुरुआत में जो सिर्फ अफवाहें मानी जा रही थी, वो दरअसल सारी बातें सच साबित हो रही हैं। अब दुनिया भर की मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इस बात को छाप रही है कि इजराइल फोर्स ने इस बात को कबूल किया है कि उनको गाजा पट्टी के अंदर इतने ज़्यादा दिन हो गए हैं, मगर उसके बावजूद भी उनको तो हमास के लड़ाके कभी नज़र ही नहीं आते हैं, बल्कि वो तो सिर्फ और सिर्फ कभी कभार रात के अंधेरे में निकलते हैं और अपना ऑपरेशन करते हैं, मतलब अटैक वगैरह करते हैं और फ़ौरन नज़रों से गायब हो जाते हैं। बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि शुरुआती दिनों में लंबे चौड़े बयान देने वाला अब इजराइल भी खुद ऑफिशियली इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि हमास दरअसल गाज़ा पट्टी के अंदर उनकी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा ताकतवर निकला। और तो अभी कुछ दिन पहले ही इजरायली डिफेंस से जुड़े हुए एक सीनियर बंदे की तरफ से इंटरव्यू में ये भी कहा गया था कि अगर मैं ये कहूँ कि हमास को ख़त्म करना नामुमकिन नहीं है, तो ये भी कहना पड़ेगा कि हद से ज़्यादा मुश्किल है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि ये जंग अब एक नया मोड़ ले चुकी है और इजराइल के उन सारे दोस्तों का डर और उन सारे दोस्तों का अंदेशा भी सच साबित हुआ है कि जिसके तहत वो इजराइल को ग्राउंड एक्टिवेशन करने से पहले बार बार सोचने पर मजबूर कर रहे थे, बार बार वार्निंग दे रहे थे कि आसमान से बम गिराने में और ज़मीनी तौर पर ज़मीन पर उतर कर उनसे लड़ने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बावजूद इसके कि तुम जानते हो कि तुम्हारा मुकाबला किसी ऐसी फ़ौज के साथ नहीं है कि जो वहाँ पर एक साथ खड़ी हुई है, बल्कि उन लड़ाकों के साथ है कि जो गोरिल्ला वॉर करते हैं और वो इसी चीज़ में माहिर हैं। फ़िलहाल ग्राउंड इन्वेंशन के तहत इजराइल जैसे जैसे गाज़ा पट्टी के अंदर बढ़ा, वैसे वैसे ही उसकी मुश्किलें भी बढ़ती चली गईं और आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि जिसके बारे में शायद इजराइल ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर सोचा भी होगा तो कम से कम ये तो नहीं सोचा होगा कि ये सब कुछ इतना ज़्यादा और इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा। वैसे तो शुरुआती दिनों से ही हमास ने इजराइल को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया था और शुरू दिनों से ही हर दिन इस तरह की अनाउंसमेंट की जाती थी कि आज हमने 5 गाड़ियां ख़त्म कर दी, आज हमने 15 गाड़ियां उड़ा डाली, आज हमने 20 गाड़ी उड़ा डाली। मगर पिछले कुछ दिनों से ये सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका है। दरअसल आर्मी व्हीकल्स के, जिसमें टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां, जीप या फिर बुलडोजर या इस तरह की बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़ी बड़ी चीज़ें जो होती हैं, इनका अब जो नंबर है पर डे के हिसाब से वो हद से ज़्यादा बढ़ चुका है और एक दिन के अंदर ही हमास की तरफ से इतने ज़्यादा उड़ा दिए जाते हैं, ख़त्म कर दिए जाते हैं कि मानो ऐसा महसूस होता है कि ये कोई रियल नहीं बल्कि शायद कोई वीडियो गेम है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमास की तरफ से तो हर दिन अपने टेलीग्राम चैनल पर इनमें से बहुत सारी गाड़ियों को उड़ाते हुए कई सीन अपलोड किए जाते हैं। कुछ लोगों की तरफ से इजराइल के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता रहा है कि दरअसल इजराइल की जो गवर्नमेंट है वो अपने ही लोगों से झूठ बोल रही है और मरने वाले फ़ौजियों का जो आंकड़ा है उसको अपने ही लोगों से छुपाया जा रहा है। क्योंकि होता यह है कि जहां एक तरफ हमास ये दावा करता था कि आज हमने 15 से 20 आर्मी व्हीकल्स उड़ा दिए हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से सिर्फ अपने 1-2 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 फौजियों के ही मरने का ऐलान किया जाता था। मगर अब ये चीज़ भी बदल चुकी है और पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि
हर दिन जो सरकार की तरफ से मरने वाले लोगों का ऐलान किया जाता है, उनका नंबर भी 800 से 1200 के करीब पहुंच चुका है। अभी तक 12 से 13 दिसंबर के करीब में ही इजराइल की तरफ से ऑफिशियली इस बात को भी कबूल किया गया है कि गाजा पट्टी के अंदर उनके लगभग 105 के करीब फौजी मारे जा चुके हैं। मगर दोस्तों, ये वो नंबर हैं कि जिस पर इजराइल का विरोध करने वाले लोग और जो इजराइल के सपोर्ट में, इजराइल के फेवर में लोग हैं, उनको भी बिल्कुल यकीन नहीं है। इवन इजराइल की जो आम जनता है, उनको भी इस नंबर पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि ये जो नंबर बताया जा रहा है असल में 4 से 5 या फिर 6 गुना ज़्यादा है। क्योंकि ज़्यादातर एक्सपर्ट का यही मानना है कि ये जो इजरायली गवर्नमेंट नंबर बता रही है, असल में ये कई गुना ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि अगर सिर्फ उन आर्मी व्हीकल्स को ही गिन लिया जाए कि जो अभी तक हमास की तरफ से डिस्ट्रॉय किए गए हैं, जब भी मरने वाले लोगों का आंकड़ा 500 से करीब पहुंच जाएगा। जबकि ये बात भी नामुमकिन है कि हर गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा बैठा हो, क्योंकि हर टैंक के अंदर कम से कम नहीं तो 3 से 4 लोग बैठे होते हैं। इवन जो वो गाड़ी होती है जिसके ज़रिए से फ़ौजियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, उसमें तो एक बार में ही बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। मगर अब सवाल यही है कि आखिर ये सब कुछ हो कैसे रहा है। आखिर हमास के जो ऑलरेडी गाज़ा पट्टी के अंदर चारों तरफ से ब्लॉक है, चारों तरफ से कैद है, उसकी सप्लाई लाइन भी कटी हुई है, उसके बावजूद भी वो इतने दिनों से लगातार इजराइल जैसी एक बड़ी ताकत को टक्कर कैसे दे रहा है। वही इजराइल के जिसके पास दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, हो भी क्यों ना, क्योंकि जाहिर है कि उसके ऊपर अमेरिका का हाथ है। साथ ही साथ सवाल ये भी है कि आखिर क्या वजह है कि हमास के लड़ाके, हमास के फाइटर्स इजरायली फ़ौजियों को नज़र ही नहीं आते हैं। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों के पीछे वैसे तो बहुत सारी वजह हैं, मगर जो सबसे मेन और सबसे बड़ी वजह है वो दरअसल कुछ और नहीं बल्कि टनल सिस्टम है। हाँ दोस्तों, सुरंगों का जाल, सुरंग वर्ड्स सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे कि मानो किसी ने ज़मीन के नीचे पतला सा एक गड्ढा खोदा होगा, यानी कि एक गली की तरह, और उसके अंदर ही ये लोग छुप कर लेटे होंगे या फिर बैठे होंगे। मगर दोस्तों, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हमास का जो सिस्टम है वो हमारी इमेजिनेशन से भी कहीं ज़्यादा एडवांस है। न सिर्फ एडवांस है बल्कि हद से ज़्यादा बड़ा है, और कितना बड़ा है ये अभी तक किसी को भी पता नहीं चल सका है। मगर हाँ, एडवांस इतना है कि अंदर ही हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉल्स, ऑफिसेस और इसके अलावा गोदाम या फिर उनके अंदर ही छोटे मोटे बनाए जाने वाले हथियारों की फैक्ट्री वगैरह भी मौजूद है। यानी आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमास ने अपनी एक अलग ही दुनिया बना रखी है। दरअसल दुनिया में 2 गाज़ा बसते हैं, एक तो ज़मीन के ऊपर और दूसरा ज़मीन के नीचे। हालांकि दोस्तों, इजराइल भी इस बात को बखूबी जानता है कि हमास की सबसे बड़ी ताकत सुरंगों का ये जाल है, इसलिए उसने भी शुरू से ही इनसे निपटने की भरपूर कोशिश की है। न सिर्फ इस जंग में ही बल्कि पहले भी वो ये कोशिश करता आया है, मगर हर बार ही इजराइल अपनी इन कोशिशों में नाकामयाब साबित हुआ है। इस जंग में भी इजराइल ने शुरू से ही सबसे पहले जो अमेरिका की तरफ से मिले हुए बंकर बस्टर बम थे, उनको गाज़ा की ज़मीन पर बसाया। ये दरअसल कोई आम बम नहीं होता है, बल्कि इसको इसी तरह से बनाया गया होता है कि ताकि ये किसी भी मोटी से मोटी परत को तोड़कर सबसे पहले अंदर एंटर हो और फिर फट जाए। परत का मतलब ये है कि चाहे कोई मजबूत से मजबूत बिल्डिंग हो या फिर ज़मीन के नीचे मौजूद वो बंकर हों जिनको मिलिट्री पर्पस से ही बनाया जाता है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि हमास की सुरंगें वगैरह बेतहासा
बंकर बस्टर बॉम्बर्स आने के बावजूद भी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया, और जिस तरह से आज भी हमास एक्टिव है और गोरिल्ला कार्यवाही कर रहा है, उससे लगता है कि इन बॉम्ब की मदद से शायद चुटकी भर भी सुरंगों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सका है। इसके अलावा भी बहुत सारी कोशिशें की गई हैं और प्लान बनाए गए, मगर सारे ही बेनतीजा रहे। मगर अब फाइनली पिछले 2-3 दिन से लगातार दुनिया भर के अंदर कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि अब इजराइल इन सुरंगों से निपटने के लिए एक बड़ा खतरनाक और नया प्लान लेकर आया है, और आप उसका यह इरादा है कि इन सारी सुरंगों के अंदर दरअसल समुद्र का नमकीन पानी डाल दिया जाए, जिसकी वजह से अंदर मौजूद जो हमास के लड़ाके होंगे वो या तो मारे जाएंगे या फिर वो सामने आ जाएंगे। और अगर एक बार वो बाहर निकल आए तो प्लानिंग के मुताबिक फिर हवा में उड़ा रहे इजराइल के जितने भी लड़ाकू विमान होंगे वो उन पर अटैक करके उनको फ़ौरन ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, आप लोगों ने दुनिया की मैप में अगर गाज़ा पट्टी को देखा होगा तो आपको पता होगा कि पूरी की पूरी गाज़ा पट्टी ही समुद्र के किनारे पर बसी हुई है। तो इसलिए अब इजराइल का प्लान ये है कि समुद्र के किनारे पर बहुत सारे हैवी पंप लगाए जाएंगे और फिर उनकी मदद से समुद्र का खारा पानी जो है उसको इन सुरंगों में डाल दिया जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इजराइल को कैसे पता कि सुरंगें कहाँ पर हैं। तो दोस्तों, इजराइल सिर्फ उन चंद ओपनिंग में पानी डालने की बात कर रहा है कि जो उसकी नॉलेज में है और जो समुद्र के आसपास के इलाके में मौजूद है। मगर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इजराइल का गाज़ा की सुरंगों को ये जो खारे पानी से भर देने का सपना है, ये इतना भी आसान नहीं है। पहली चीज़ तो यह है कि अगर सब कुछ इजराइल के मन मुताबिक हो भी गया तो सिर्फ हमास के लड़ाके ही नहीं मरेंगे, बल्कि साथ ही साथ इजराइल के वो सारे हॉस्टेज भी मर जाएंगे, मतलब बंदी लोग मर जाएंगे कि जिनको पिछले कई दिनों से बंदी बना कर रखा गया है और अभी तक इजराइल चाहकर भी उन लोगों की शक्ल नहीं देख सका है। इवन ये बात भी मुमकिन नहीं है कि इजराइल किसी सिर्फ एक दो छोर से पानी भरना शुरू करे और गाज़ा के अंदर मौजूद सारी ही सुरंगों में पानी भर जाए। वो इसलिए क्योंकि ये जो सारी सुरंगें हैं ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और मतलब जुड़ी हुई हैं, मगर कई जगह पर तो इनका ये कनेक्शन ज़मीन से ऊपर भी आकर बनता है। मतलब एक सुरंग से दूसरी सुरंग में जाने के लिए पहले आपको ज़मीन के ऊपर आना पड़ेगा, हाँ, फिर दूसरी सुरंग में एंटर करना होगा। इतना ही नहीं, ज़मीन के अंदर भी इस सुरंग के रास्ते इधर से उधर और उधर से इधर को जाते हैं और फिर उन पर बाकायदा लॉक भी लगा हुआ होता है, जिससे अगर पानी आएगा भी तो उस लॉक के ज़रिए इसको रोका भी जा सकता है। इसके अलावा एक और परेशानी ये भी है कि अगर इजराइल की तरफ से इन सुरंगों को बर्बाद करने के लिए गाज़ा की ज़मीन के नीचे समुद्र का नमकीन पानी छोड़ा जाएगा और अगर वो पानी कुछ दिनों तक गाज़ा की ज़मीन के नीचे मौजूद रहेगा तो धीरे धीरे ज़मीन की ऊपरी हालत भी बदलती चली जाएगी। नतीजा ये होगा कि ऊपर जो बची हुई बिल्डिंग्स भी हैं वो भी गिरना शुरू हो जाएंगी। न सिर्फ मौजूद बिल्डिंग ही गिरेंगी बल्कि फ्यूचर में भी गाज़ा की ज़मीन के ऊपर इस तरह की ऊंची ऊंची इमारतें बनाना बिल्कुल भी नामुमकिन हो जाएगा। आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि दरअसल गाज़ा का इलाका बहुत छोटा है और आबादी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए सारी आबादी को मैनेज करने के लिए और उनको घर देने के लिए यहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जाती हैं, जो हम लोगों को गाज़ा से आने वाले फोटेज और वीडियोस में दिखाई भी देती हैं। अब गाज़ा की ज़मीनी हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएगी तो जाहिर है काश्तकारी के हिसाब से भी यह ज़मीन बंजर ही होगी और यहाँ पर कोई खेती बाड़ी वगैरह नहीं हो सकेगी और इस चीज़ की वजह से आम लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक असर पड़ेगा। यही वजह है कि अब ज़्यादातर एक्सपर्ट्स की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि इजराइल ऐसा कह तो रहा है
मगर शायद ऐसा करेगा नहीं। वो इसलिए क्योंकि ऐसा करने की शायद उसको अमेरिका या फिर इसके इन सारे दूसरे देशों से भी इजाज़त नहीं मिलेगी जो उसको इस मामले में खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। और ये देश इजाज़त इसलिए नहीं देंगे क्योंकि दुनिया के वो सारे बाकी देश के जो इज़राइल के ख़िलाफ़ हैं और फ़िलिस्तीन की तरफ से हैं मगर अभी भी खामोश बैठे हुए हैं या फिर सिर्फ शब्दों यानी कीवर्ड्स के से काम चला रहे हैं, वो शायद इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इंटरनेशनल कम्युनिटी का इस मामले में बिल्कुल एक अलग ही रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है, जिसका असर ऑलरेडी दिख भी चुका है क्योंकि उनके अंदर रशिया के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने खुलकर कहा था कि हमने इसराइल के इस नए प्लान के बारे में सुना है जो बड़ा ही ख़तरनाक है और हम इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि हम तो इसको वॉर क्राइम की लिस्ट में डालेंगे। यानी रशिया की तरफ से इसराइल को इस प्लान को लेकर पहले ही वार्निंग दे दी गई है। फ़िलहाल दोस्तों आने वाले दिनों में देखते हैं कि आखिर क्या होता है। और आज ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।